अच्छा, सो ये वाली जो गैसेस हैं, CO कार्बन मोनो, ठीक हो गया। अच्छा, ये गैसेस जितनी यहां पे बढ़ती जाएंगी, सूरज से आने वाली जितनी रेडिएशंस है 50% यहां पे या तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं या रिफ्रैक्ट होती रहती हैं इधर उधर, और 50% नीचे आती हैं। 50% जब आके अर्थ को वार्म अप करती है, अर्थ वापस इनको खारिज करती है। जब खारिज करती है तो उनकी वेवलेंथ पहले की निस्बत बड़ी होती है, इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाती। और इधर आके अगर आप ये गैसेस यहां पे मौजूद है तो ये इसको एब्जॉर्ब करके खुद हीटअप होती हैं, ये गैसेस गर्म हो जाती हैं। जब ये गैसेस वार्म अप होती, आते हुए गर्म इसलिए नहीं होती कि ये यहां पे रुकती नहीं है, या रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, या पास कर जाती, ये एब्जॉर्ब नहीं होती। सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन थ्रू इंसुलेशन, यानी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन इज कॉल्ड इंसुलेशन। सो आप ये नहीं कह सकते कि आपका एटमॉस्फेयर सूरज की रोशनी की वजह से गर्म हो रहा है, वो उसमें से पास कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। एब्जॉर्ब कौन सी होती, जब वो वापस री रेडिएट करके ऊपर जा रही होती। अब जब ये गर्म होंगी गैसेस तो इसमें फिर ये खुद री रेडिएट करेंगी, कुछ ऊपर खारिज कर देंगी, कुछ फिर नीचे भेज देंगे। कहने का मकसद ये है कि ये रेडिएशंस जो है ऊपर भी निकलेंगी और वापस भी आएंगी, और इसी ग्लोब के अंदर ये घूमती फिरती रहेंगी। तो एक नेट बैलेंस जो है आपका, हीट बैलेंस हम उसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ रेडिएशंस गोइंग फ्रॉम अर्थ, इक्वल होना चाहिए। वो बैलेंस नहीं रहता, यहां पे ट्रैप होती हैं। फिर आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर स्लोली 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 इंक्रीज करना शुरू करता है। पिछले 100 साल के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज आया है। इस वक्त एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है एटमॉस्फेयर के, आपके जो अर्थ के करीब आपका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज। ये पहले 14 था, अब 15 है। हर आने वाला साल पिछले साल की निस्बत ज्यादा गर्म हो रहा है। ये सारी गैसेस आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सारी गैसेस जरूरी नहीं कि आप इंसान ही प्रोड्यूस कर रहे हो, ये गैसेस नेचुरली भी इनके इमिशंस हैं। मसलन मीथेन वोल्केनिज्म से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड वोल्केनिज्म से निकलती है, वाइल्ड फायर की वजह से ये सारी गैसेस आती हैं, CO2 खास तौर पर CO। इसी तरह से ये गैसेस रिलीज हो रही हैं, मीथेन रिलीज होती फ्रॉम द बॉटम्स ऑफ द ओशन। मीथेन रिलीज जो है वो पैडी राइस या जहां पे आप चावल की फसल और पानी खड़ा करते हैं वहां से मीथेन रिलीज होती है। आपका जो मार्शी लैंड है, मार्शेस हैं जितनी भी, अमेज़न वगैरह, वहां से मीथेन रिलीज होती है। H2O वाटर वेपर्स आपके ओशन फ्लोर से आते हैं, ट्रांसपिरेशन से आते हैं, यानी कि पत्ते जो हैं दरख्तों के वहां से ट्रांसपिरेशन, आप इन चीजों को रोक नहीं सकते। ये नेचुरल कॉजेज हैं ग्रीन हाउस गैसेस के जो हीट को ट्रैप करती हैं। आपके कॉजेज कौन से हैं? फॉसिल फ्यूल बर्निंग है। ये पहले नॉर्मल मेथड से ग्लोब कई दफा गर्म हो चुका, कई दफा ठंडा हो चुका है। इसका एक नेचुरल साइकिल है। ये उस नेचुरल साइकिल में अब इस वक्त वार्म होने के फेज में जा रहा है, वार्म हो रहा है। अच्छा, उस प्रोसेस को आपने फास्ट कर दिया। बहुत सारे लोग हैं, कीप इन माइंड, जो ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट के एंटी हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये डेवलप्ड वर्ल्ड का एक ड्रामा है। डेवलप्ड वर्ल्ड चंद साइंटिस्टों की जेब गर्म करती है और उनको कहती है कि कोल बर्निंग, ऑयल बर्निंग, गैस बर्निंग के ऊपर पूरी दुनिया में वावेला करो ताकि लोग डेवलप ना हो, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज ना हो, उनके ऊपर फुटप्रिंट्स की सूरत में, कार्बन फुटप्रिंट्स की सूरत में उनके ऊपर पाबंदियां लगाओ, उनको स्नब करो। डेवलप्ड कंट्रीज अपने कार्बन इमिशंस रिड्यूस नहीं कर रहे। अमेरिका और चाइना की मिसाल आपके सामने है। अच्छा, तो लोग ये कहते हैं कि ये डेवलप्ड का ड्रामा है और इस वजह से ये बेसिकली सारी इकोनॉमिक गेम है। कोई भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस और ये चलता रहेगा। ग्लोब इससे पहले कई दफा ठंडा हो चुका, कई दफा गर्म हो चुका है, बात दुरुस्त है। मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल सुनाया था। उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अगर आप गौर से देखें तो रिसेंट इरा में इंसान है, इससे पिछला इरा प्लाइस्टोसीन इरा है।
आइस एज कहते हैं उसको। यानी उसके अंदर तमाम ओशंस और सारे का सारा ये अर्थ जो थी ये फ्रीज हुई थी। फिर उसके बाद ये वार्म अप हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है, और उसके बाद ये मेल्ट होके अभी जो पोजीशन आपके सामने है। व्हाट डू वी कॉल द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम? इंसुलेशन जी। लाइक ट्रम्प डजंट बिलीव इन, जी मैं बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा, अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मान लिया कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट द क्वेश्चन इज कि क्या इंसानों ने इसको फास्ट नहीं किया? क्या हमने कैटलिस्ट के तौर पे काम नहीं किया? वही तब्दीलियां जो 600 साल में आनी थी 100 साल में आ गई हैं। आज तो मैं एंकर ही लग रहा हूं वैसे आपको ये टॉपिक पढ़ाते। वापस आए, इतने सीरियस मुंह बना लिए हैं आप लोगों ने। कहने का मकसद ये है कि इंसानों ने ये चीजें प्रोड्यूस करके, नासिर मदनी यार कमाल है वाकई, मुझे भी वही लग रहा है। अच्छा, मुबशर लुकमान तो हर चौथे लेक्चर में यही से आपा सुनने को मिलता है कि आप मुबशर लुकमान, बस क्या करूं, छोड़ दे, तारीफें ना ज्यादा किया करें, वैसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वापस आए। अच्छा जी, सिचुएशन ये है कि इंसानों ने कोयला बर्न करके या ये सारी चीजें बर्न करके ये तब्दीली, इसको कैटलिस्ट के तौर पे काम किया, बजाय इसके कि हम ये सोचते कि हमने ग्लोब को वार्म होने से रोकना है, ठीक है जी, और इसके टेम्परेचर को वापस लेके आना है। तो उस सूरत में हमने क्या करना था? हमने कई काम करने थे, एफॉरेस्टेशन करनी थी, ठीक है, वो मैं बताता हूं आपको सारी बातें। हमने वो इकदाम नहीं किए और हम उल्टा ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जलाओ जो जला सकते हो। ये गलत अप्रोच है। अगर इस तरह करेंगे तो हम बहुत जल्दी नापैद हो जाएंगे। स्टीफन हॉकिंग ये कह के गया है कि अगले 50 साल के बाद ये जो अर्थ है अनइनहेबिटेबल हो जाएगी, इसके ऊपर रहना मुश्किल हो जाएगा। इतनी एंट्रोपी क्रिएट कर रहे हैं आप, इतना एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं आप। ये तब्दीली 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो राइज है ये 100 साल में आया है। अगली सदी के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या जिस रेट से आप इस वक्त फॉसिल फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड राइज है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है 1 सदी में। यानी इस सदी के अंदर 2 तो मिनिमम होगा अगर इसी रेट से आप फॉसिल फ्यूल बर्निंग करते रहते हैं, इसी रेट से डिफॉरेस्टेशन करते रहते हैं, इसी रेट से अगर नेचुरल सोर्सेज भी अपना काम प्ले करते रहते हैं, तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम और कम से कम 2 ये एक्सपेक्टेड है। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से चीखें निकल रही हैं, तो 2 या 8 तक बात खत्म हो जाएगी। मसलन 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज की वजह से इफेक्ट्स इस वक्त क्या हैं? ठीक है जी, इफेक्ट्स क्या हैं? पोल्स जो है आपके मेल्ट हो रहे हैं, जो परमा फ्रॉस्ट रीजन्स थे, जो परमानेंटली फ्रोजन एरियाज थे, वो गर्म हो रहे हैं। पोलर कैप्स जो है वो मेल्ट हो रही हैं। फास्टेस्ट रेट पे इस वक्त एंटार्क्टिका और आर्कटिक जोन जो है वो मेल्ट हो रहा है। सी लेवल राइज कर रहा है क्योंकि मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग की वजह पानी सारा समुद्रों में जा रहा है, लेवल ऊपर आ रहा है। कोस्टल इन्वेजन हो रही है, पूरी दुनिया में समुद्र का पानी लैंडवर्ड मूव कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद मालदीव डूब रहा आपके सामने है। इसके अलावा सीजन और जो वेदर है उसके अंदर एब्रप्ट चेंजेस आ रही हैं। आपकी सीजनल शिफ्ट एब्रप्ट हो चुकी है, मिडिल सीजन खत्म होते जा रहे हैं, स्प्रिंग और ऑटम का सीजन ना होने के बराबर है, तकरीबन रिड्यूस हो चुके हुए हैं। इसी तरह से आगे मूव कीजिए, वेदर एक्सट्रीम्स इस लेवल पे हैं कि हर आने वाला साल पिछले साल से गर्म है। 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इस वक्त कैलिफोर्निया डेथ वैली के अंदर हाईएस्ट पीक जो है वो टच कर चुका, 58 डिग्री सेंटीग्रेड। अल अजीजिया 56 डिग्री सेंटीग्रेड लीबिया के अंदर, पाकिस्तान 54 डिग्री सेंटीग्रेड। हर आने वाला साल गर्म है, तो आगे क्या बनेगा? इतने अगर 60-70 पे टेम्परेचर जाता है तो क्या सिचुएशन होगी? सोचें जरा। वेजिटेशन बचेगी? पानी किस रेट से इवेपोरेट करना शुरू करेगा? यूं उड़ेगी हर चीज। इसी तरह आप कंक्रीट के शहर बनाई जा रहे हैं, पॉपुलेशन पे आपका कंट्रोल कोई नहीं है। कराची में दरख्त कम है, ईंटें ज्यादा हैं, सारे का सारा शहर जो है वो कंक्रीट है। हीट वेव नहीं नजर आ रही आपको?
कराची में जो जनरेट हो रही है। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो उससे कई ऐसी डिजीजेस नहीं जनरेट होंगी जो पहले जिनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो ग्रो करना शुरू करेंगे। कई स्पीशीज हैं जो डिप्लीट हो जाएंगी। पेंगुइन्स, पोलर बियर खतरे में है। आपके तमाम पोलर रीजन्स के अंदर मौजूद जितनी लाइफ है खत्म हो जाएगी। वार्म और कोल्ड रीजन्स की जो फिश है एट स्टेक है। जी जी, पैंडेमिक्स आएंगी। और सुनिए, आपका इक्वेटर ठंडा हो जाएगा, पोल्स गर्म हो जाएंगे, आपके विंड पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। और सुनिए, जब इनिशियली सिचुएशन पोल और इक्वेटर का सुन लीजिए, ये इक्वेटर है। पोलर कैप्स जब मेल्ट होंगी तो जो ओशियानिक करंट्स हैं उनके साथ आइसबर्ग्स आएंगे नीचे ज्यादा। कोल्ड करंट्स के अंदर पानी या बर्फ के टुकड़े ज्यादा नीचे आएंगे और आपका जो इक्वेटोरियल रीजन है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली इधर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि आपका इक्वेटोरियल रीजन वार्म, पोलर रीजन्स और इक्वेटोरियल रीजन ठंडा, पोलर रीजन्स वार्म होना शुरू हो जाएंगे। विंड पैटर्न चेंज हो जाएंगे। फसलें ये नहीं रह जाएंगी उन एरियाज के अंदर, ये तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। कुछ एरियाज को फायदा होगा, वहां पे बारिशें ज्यादा हो सकती हैं, वहां पे पानी आ सकता है, फर्टिलिटी बढ़ सकती है। बहुत सारे एरियाज जो वो बैरन हो जाएंगे। और उस नतीजे में क्या होगा? मैसिव स्केल पे माइग्रेशन होगी। तो पूरा एक मजमून है जो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और वेदर एक्सट्रीम्स, समर, जी बिल्कुल दुरुस्त बात आप कर रहे हैं मुस्तफा। समर का जो स्पैन है वो नाराए सुई, शाबाश। एक्सट्रीम्स ऑफ बोथ, जी बिल्कुल दुरुस्त। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इस दफा अगर आ जाए, अल्लाह करे आपको ऐसे, तो मौजे मारें, अच्छे से तैयार करें, इसमें फेल होने के चांसेस बहुत कम है इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये सब कुछ है। अच्छा, इनिशियली मेल्टिंग की वजह से दरियाओं में पानी ज्यादा आता, फ्लडिंग होती। जैसे पाकिस्तान में ग्लेशियर्स पाकिस्तान के बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। भूटान का 50% एरिया डिप्लीट हो चुका है ग्लेशियर्स का। वहां पे पहले लेक्स बनी, अब वो लेक्स भी उड़ गई, ड्राई लैंड है, बैरन लैंड है। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स बड़ी तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स कंटामिनेट भी हो रहे हैं, डिप्लीट भी हो रहे हैं। आपका जो इंडिजिनस वाटर रिजर्व है वो खत्म हो रहा है। अब आगे क्या होने वाला है? जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर यही दरिया खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। जब बारिशें होंगी तो पानी आएगा, वरना नहीं आएगा। ड्रॉट्स आएंगे, पूरी दुनिया में ये सिस्टम चलेगा। फरूख ज़ेब नजीर, इंशाल्लाह। ये क्या कह रहे? साउंड्स लाइक क़यामत। तो ऐसे ही है बच्चे, और क्या। पाकिस्तान तो बहुत तेजी से डिजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान को ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से पाकिस्तान लोअर रिपेरियन है। ये मैं बात पहले भी आपको समझा चुका हूं। पाकिस्तान दोनों तरफ से अगर पानी रुकता है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाएंगे। पाकिस्तान को लोकल वाटर अपना जो है उसको बचाना होगा। ड्रॉट वाले चैप्टर में मैं आपसे बातें कर चुका हूं ये सारी। आपको अपनी हार्वेस्टिंग करनी होगी, लोकल वाटर, लोकल फ्रेश वाटर की हार्वेस्टिंग करनी होगी, उसको सेव करना होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अल्लाह आपका भला करे। कर क्या सकते हैं? जिस तरह ओजोन को रिपेयर करने के लिए स्टेप्स लिए हैं, कोशिशें की हैं, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, इधर भी करने पड़ेंगे। फॉसिल फ्यूल बर्निंग रिड्यूस करें, नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल शिफ्ट हो। ठीक है जी। ग्लोबल अप्रोच अडॉप्ट करें, ग्लोबल लेजिस्लेशन करें इसके ऊपर। ठीक है जी। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जैसे कार्बन फुटप्रिंट्स की आपने लिमिटेशंस लगाई हैं, लगाएं। दरख्त लगाना जो है वो हर प्रोजेक्ट के साथ नथी करें। मल्टीनेशनल्स को इन्वॉल्व करें फॉर वेजिटेशन। ग्लोब का बेड़ा गर्क करने में भी तो इनका किरदार है, तो ग्लोब ठीक करने में ये किरदार क्यों नहीं अदा कर सकते?
ये बात दुरुस्त है, ये सारी एंट्रोपी इंसानों ने खुद अपने लिए क्रिएट की हुई। इसको ठीक करने के लिए भी इंसान अगर मैसिव स्केल पे दरख्त लगाए, एयर प्यूरिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स पे काम करे, हवा को साफ करना शुरू करे, कार्बन डाइऑक्साइड सक्शन स्टार्ट करे, मीथेन सक्शन शुरू करे, वाटर वेपर सक्शन शुरू करे एयर से, फिल्टर्स लगाएं जिस तरह चाइना कर रहा है। ग्लेशियल मेल्टिंग जो है उसके रेट को रिड्यूस करने के लिए शीट्स यूज की जा सकती हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, पॉलिश्ड शीट्स होती हैं, वो यूज की जा सकती हैं ताकि आपके पोल्स जो है वो बच सकें। मल्टीनेशनल ग्रीन मार्केटिंग का नेम लेकर ग्रीन वॉशिंग शुरू कर दी है, ऐसे ही है। और सुने, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए जा सकते हैं पानी को फ्रीज करके, तो आइसबर्ग्स बना के उनको आप पाइल अप करते जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप अगर YouTube पे जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, तो वो आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें वहां पे आपको मिलेंगी। दे आर ट्राइंग, अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुए, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि इन चीजों को हम किस तरह से रोक सकते हैं। ठीक हो गया। ग्लोबल वार्मिंग की एक और बहुत बड़ी कॉज जो है वो प्लेट टेक्टोनिक भी है, कीप इन माइंड। ये सिर्फ गैसेज नहीं है, प्लेट टेक्टोनिक भी है। आपका लैंड मासेस जो है वो मूव करके ऐसे एरियाज में, ऐसे रीजन्स में जाते हैं जहां सन रेज स्ट्रेट होती हैं, तो वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर गेन करते हैं, उससे हीट ज्यादा खारिज होती है, रीरेडिएट होती है। टेक्टोनिक प्लेट की वजह से वोल्केनिज्म ज्यादा होता है। ठीक है जी। सो टेक्टोनिक प्लेट्स या टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो हैं वो भी कॉज है ग्लोबल वार्मिंग की। नेचुरल फिनोमिना, जो आपके एंथ्रोपोजेनिक फिनोमिना हैं जिनकी वजह से ग्लोब गर्म हो, वो बंद करें और नेचुरल फिनोमिना को काउंटर करना शुरू करें। तो उस सूरत में आप ये जो रेट ऑफ वार्मिंग है इसको स्लो कर सकते हैं, 5-6 सदियां अपने लिए टाइम ले सकते हैं। और अगर आप इतने एडवांस हो जाएं कि इन चीजों को मैनेज कर सके, बैलेंस को मेंटेन कर सके, हो सकता है आप इसको रोकने में भी कामयाब हो जाए। इज इट ओके? ऐसे ही है। ब्रेक कितनी चाहिए? अब इस पे मजमून लिख लोगे, होप दिखानी है कि अगर ये काम किए जाएं, नेचुरल फिनोमिना को काउंटर किया जाए और मैन मेड जो रीजंस हैं उनको बंद किया जाए, उस सूरत में हम ये कर सकते हैं। पहले खूब डराना है और फिर खूब हिम्मत देनी, ऐसे पास हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर। सब नान चने ब्रेक, ओके ठीक है। दाल चावल ब्रेक, अल्लाह हाफिज। आता है उससे पहले 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इंसानों की जरूरत, लेबर की जरूरत, ये सारी चीजें जब बढ़ती हैं तो इंसानों का इंपोर्ट, यानी कि इंसानों को माइग्रेशन, मुख्तलिफ इलाकों से लाना, फूड देना ताकि वो काम ज्यादा कर सके, बीमारियों पे काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन जब आती है, तो फिर ये सारा काम जो है ये मैनेज होल्ड होता। इसी दौरान जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही थी तो मुख्तलिफ लिटरेचर आया। माल्थस ने थ्योरी दी कि जिस रेट से पॉपुलेशन अब आप बढ़ा रहे हैं, आपकी अर्थ इतनी पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पाएगी। बहुत जल्द आपकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस हिसाब से। और आपके रिसोर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ बढ़े। रिसोर्सेज की ग्रोथ बहुत स्लो है और आपकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बहुत फास्ट है। एक बात तो आपके रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत जल्द, माल्थुसियन थ्योरी कहते हैं हम इसको, माल्थस की थ्योरी है ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा, ये बातें आपने नहीं, मैं वैसे आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं ताकि आपको इस बारे में थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। जब उसने ये बातें की तो उसने 2 थॉट्स दिए। एक उसने कहा कि ये मसला है, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम उसने कहा फिर
नेचर, देन दूसरा पार्ट है उसकी थ्योरी का, द नेचर विल कम इनटू एक्शन, और वो फिर पेंडेमिक्स आएंगी, ड्रॉट्स आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे, यानी डिजास्टर्स आएंगे, सिविल वॉर्स होंगी और इंसान मरेंगे, और ये जो पॉपुलेशन आपकी बढ़ी हुई है, नेचर इसको वापस ले आए। पहला हिस्सा तो साइंटिफिकली ठीक है, दूसरा जरा देवमालाई किस्म का है, लेकिन अब मुझे तो लगता है दूसरा भी ठीक ही है उसका। बहरहाल पहले हिस्से के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हुई और यहाँ पे बहस हुई इसके ऊपर, नहीं थोड़ा सा फर्क है दुआ मन नेचुरल सिलेक्शन से। अच्छा, पहले हिस्से को डेवलप्ड वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया, इसके अगेंस्ट भी बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन पहले हिस्से को डेवलप्ड वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रेट्स होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, उन्होंने अपना जो फर्टिलिटी रेट है उसको रिड्यूस किया, बच्चों की शरह पैदाइश जो है उसको वो नीचे लेके आए। क्यों? अच्छी मेडिसिन की वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ चुकी है, ठीक है, इसलिए जो लोग पहले 60 पे जाके फारग होते 80-90 तक जा रहे हैं। अच्छा, पहले अगर 4 बच्चे हैं तो उनमें से 2 जो हैं खुदा ना खास्ता रेशो के हिसाब से, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इनिशियल डिजीजेस वैक्सीन ना होने की वजह से डिजीजेस की नजर हो जाते, लेकिन वैक्सीनेशन आ चुकी थी, अब जितने पैदा हो रहे थे वो ज्यादातर उसमें से सरवाइव कर रहे थे, तो इसलिए पॉपुलेशन ज्यादा। तो एक ही हाल था कि बच्चों के पैदा करने की जो तादाद है उसको रिड्यूस किया, मारना तो कोई हल नहीं था बैलेंस करने के लिए, फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट, जी बिल्कुल, इसको रिड्यूस किया गया। उसके बाद दूसरा काम क्या किया गया कि उन्होंने एक टारगेट बनाया कि हमने इतना रिड्यूस करना है कि 0 ग्रोथ रेट अचीव कर लें, कि हमारी पॉपुलेशन ग्रो ना करे, उतने पैदा करें जितने मार रहे हैं, और उन्होंने अचीव कर लिया। बल्कि अब तो कई ममालिक हैं जिनकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही। डेवलपिंग वर्ल्ड का मसला यह है कि ये किसी भी थॉट को अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लेते हैं, इनके रिलीजियस, सोशल और कई तरह के प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इवन सामने आते हैं चीजों को अंडरस्टैंड करने में, और डिसीजन टेकिंग इनकी बहुत स्लो होती। साउथ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया तकरीबन तो चंद ममालिक निकाल दे, बाकी सारा एशिया ही है, इन्होंने नहीं इस बात को समझा, और ये पॉपुलेशन उसी तरह से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के लिहाज से पहले नंबर पर, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौम पाकिस्तानी। फिर भी कहते हैं कि पोलियो के कतरे ना पिलाएं क्योंकि उससे फर्टिलिटी रेट इफेक्ट होता है। क्या कहने आपके, अल्लाह करे हो ही जाए, ठीक है जी। और मतलब ये देखें कि हर प्रॉब्लम की ये चीज जड़ है। अच्छा, वो हसान बात अभी करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, इन लोगों ने 0 ग्रोथ रेट अचीव नहीं किया और इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इनके मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर है, हमारे यहाँ रिलीजियस इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर जो है उसका इशू है। बहरहाल जो इंटरप्रिटेशंस हैं प्रो कॉन्ट्रासेप्टिव्स या प्रो फैमिली प्लानिंग वो भी मौजूद हैं। वो लोग राय ये रखते हैं कि अगर एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसको 2 साल तक मदर फीड चाहिए, और 2 साल के बाद आप प्रेगनेंसी जो है माँ की सेहत के लिए जो है, जब तक वो मदर फीड कर रही है तो दे रही है, तो उस वक्त तक प्रेगनेंसी नेक्स्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज उसके लिए अपने लिए डेफिशिएंसीज आ सकती। सो उम्मत मुहम्मदी बढ़ा रहे हैं हमारी अवाम जी बच्चे। बस मैं इस पे बात करते हुए जरा संभल के बात करता हूँ, पता नहीं हमारी इंटरप्रिटेशन ही गलत ना हो, लेकिन जो लोग आप लिखेंगे या जो चीजें आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी या जो आपकी अच्छी समझी जाएंगी वो मैं आपको बता। बाकी रिलीजन में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके नॉर्मल थिंकिंग से कॉन्ट्रडिक्ट भी करती हैं और रिलीजन का नजरिया उससे मुख्तलिफ है, ठीक है जी। वो मीठा मीठा कर लेते हैं हम, लेकिन एक्चुअली रिलीजन इस तरह से नहीं चल रहा होता।
अच्छा, टोटल एक डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। बहरहाल जामिअतुल अज़हर का फतवा ये लोग दिखाते हैं जिसके अंदर मौजूद है कि माँ की सेहत को अगर खदशा हो तो आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। 2 बच्चों में कम से कम 3 साल का वक्फा होना चाहिए। नहीं, इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल इस्लामिक कॉन्सेप्ट है और मैं उसी को आपके सामने एक्सप्लेन करने लगा हूं। लेकिन बातें कुछ डिफरेंट भी हैं, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये डरते हुए कि मेरे से कोई गलत इंटरप्रिटेशन ना हो जाए इसलिए कह रहा हूं। देखें, ये जो सर्टन चीजें हैं, मदर फीड मस्ट है, उस बच्चे का हक है और ये दीन ने दिया। आपकी इत्तला के लिए मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रहा हूं 2 साल के लिए, यूनिसेफ में काम करता हूं। जितना डिटेल्ड चाइल्ड राइट्स, चिल्ड्रन के जो राइट्स हैं वो मौलाना अशरफ अली थानवी ने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए हुए हैं, यूनिसेफ के चार्टर पे भी नहीं। आप हैरान हो जाए, मोर देन 55 के करीब बेसिक राइट्स हैं एक बच्चे के। उसमें जो बड़े बड़े मोटे राइट्स हैं उसमें जनाब उसका पार्टिसिपेशन का राइट है, ठीक है जी, लाइफ का राइट है, फूड का राइट है, ठीक है जी, और पेरेंट्स के साथ इन कांटेक्ट रहने का पूरी डिटेल। 12 कहने का मकसद यह है कि गवर्नमेंट अगर ये समझे, मौजूदा इस्लामिक गवर्नमेंट अगर ये समझे कि उनके अवाम की जो पैरामीटर्स हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, फैमिली प्लानिंग पे आप जा सकते हैं। 3 साल का गैप अगर आप बच्चों में करें तो लॉजिकली आप 2 या मैक्सिमम 3 बच्चे पैदा करेंगे। इसके बाद माँ की उम्र इतनी हो जाती है कि उसके बाद अगर वो बच्चा या बेबी बर्थ पे जाती है तो उस सूरत में उसकी लाइफ एट रिस्क हो सकती है। मॉडर्न जो इस वक्त जो पैरामीटर्स हैं हेल्थ के, वो अलाउ नहीं करते उसको। करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉवर्टी को देख के पाकिस्तान की हम इज्तिहाद भी तो कर सकते। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन या फैसला ले सकती है। गांधी साहब तो यही इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है जी। और लेकिन जो लोग इस चीज को नहीं मानते वो कुछ आयात पेश करते हैं और उनको वो खुद से कहते हैं कि उम्मत को बढ़ाना चाहिए और रिज्क के खौफ से औलादों को कत्ल मत करें। वो इस तरह के वो कहते हैं कि तवक्कल फिर कहां पे रह जाता है। वो 12 कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट का रोल मेजर है और रोल चाहिए हमें जो बड़े उलमा हैं हर फिका के कि वो आए और इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। अगर उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ानी है तो फिर उसके अगेंस्ट जो पॉपुलेशन का इस वक्त हाल है उसको भी एक्सप्लेन करें, ठीक है जी। तो ये बहस एंडलेस है, माजरत से। वो कहेंगे कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है तो वो भी तो मैनेज कर ही रहे हैं। इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो मैनेज कर रहे हैं। तो उनकी मिसालें तो देना आसान है, लेकिन ये है कि इंडिया को अगर आप मिसाल समझे तो फिर अल्लाह ही आपका हाफिज है। चाइना की ली जा सकती है। सो मैसिव पॉपुलेशन के साथ भी कंट्रीज ग्रो कर रहे हैं, कम पॉपुलेशन के साथ भी कंट्रीज जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, और कम पॉपुलेशन के साथ कंट्रीज में मसाइल भी हैं। सो हर तरह की एग्जांपल्स आपको मिलती हैं, डिपेंड्स कि आपने किस कॉम्प्रिहेंशन पे जाना है। 12 आप लोगों ने एक्सप्लेन यही करना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल करनी है, हमने मदर फीड को इंश्योर करना है। ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम अकॉर्डिंग टू हमारे नजदीक या सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम यही है कि फैमिली प्लानिंग ठीक है। उसके बाद जनाब आपने ये 12 आपने प्रो पॉपुलेशन कंट्रोल जितनी चीजें हैं उनको नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन करना है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आपके लिए ये बात ठीक है। वैसे तो आप ना आप फतवा दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूं, ना इसमें, लेकिन जरूरत है इसके ऊपर डायलॉग की जरूरत है। अच्छा, मोस्ट बेसिक मदर फीड सर, लोग इस पे नहीं जाते और इस तरह बस 3 बेबी ही हो सकते। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना जी, तो 3 भी ज्यादा में से 2 बच्चे होने चाहिए। लड़के लड़कियों की आजकल जिस उम्र में शादी होती है वो अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। और एक चीज और, इनको कोई ये क्यों नहीं समझाता कि जब तक बच्चा अपने आप को, लड़का अपने लिए छत और अपने लिए खाना, या किसी की बेटी जिसको ब्याह के उसने लेके आना है उसके लिए वो खाना पीना
और उसके कपड़े लते का इंतजाम करने के काबिल नहीं होता, तो ये जुल्म है कि उसको बेटी दे दी जाए और वो मतलब कि बेकार आदमी है या करता कुछ नहीं और उसके पास ये चीजें नहीं है, ये उसको करना पड़ेगा। इकोनॉमिक बाइंडिंग्स मेल मेंबर के ऊपर है, उसे हर सूरत में जो है वो कुछ कमाना है। ठीक है, ये दुनिया है, ये कोई जन्नत नहीं है कि यहाँ पे आप बैठे रहें और आप करें कुछ नहीं और आप सारा दिन तसव्वुफ और सूफी बन के बैठे रहें। जी मैम, नो, यू हैव टू वर्क। ठीक है जी। सो ये चीजें भी पहले देखनी चाहिए, या तो गवर्नमेंट इसमें हाउस फैसिलिटी गवर्नमेंट दे दे, फिर शादियां जल्दी करवा ले। ये सारी चीजें जब आप सर्कल में लेके आएंगे तो हल निकलते हैं, ऐसा नहीं है। इज्तिहाद की जरूरत है, इस पर बैठने की जरूरत है। गवर्नमेंट जो है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ जॉब, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट या तो उस सूरत में आपको कोई स्टाइपेंड दे दे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर किस तरह से कोई मतलब कि इन इस्लामिक कल्चर जहां पे फीमेल के ऊपर कोई इकोनॉमिक बर्डन नहीं है, एक ऐसे बंदे के पल्ले लड़की को बांध दिया जाए जो कमाता कुछ नहीं। हाँ, ये भी गलत है कि वो जी बहुत ज्यादा कमाता हो, ये असराफ में है, ये लालच में है, ये ग्रीड है, इससे बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है उसको मेंटेन करना चाहिए और उसको पहले हर सूरत में जो है वो कंफर्म करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। और वो कंफर्म करते करते आज बच्चों को पढ़ते पढ़ते 30 इयर्स की उनकी एज हो जाती है। तो 30 इयर्स के बाद अगर आप बेबी बर्थ पे जाते हैं लड़कियां, तो आप इमेजिन करें कि उसके बाद सिचुएशन क्या डेवलप होती है। 3 बच्चे भी अगर वो पैदा करें तो मदर की एज उस वक्त 40 के करीब पहुंच चुकी होगी। 40 के करीब जाके अगर आप बेबी बर्थ कर रहे हैं या उसमें, तो मेडिकल रीजंस उसमें से फिर निकलती हैं और आप इसलिए 2 बच्चे 36, 37 तक की एज तक आप 2 बच्चे पैदा करें, मोर देन इनफ। जी बिल्कुल, बच्चे क्यों नहीं कर सकते, आप इज्तिहाद का पॉइंट बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन है कि निकाह कर दो रिज्क आता है, हाँ बिल्कुल दुरुस्त बात है ये आपकी, लेकिन इसके ऊपर बाकायदा एक्सप्लेनेशंस मौजूद है। ठीक है जी, हमारा प्रॉब्लम ये है, मेरा और आपका, हम सबका, कि हम एक्चुअली दीनी मामलात भी हूद भाई से पूछते हैं जाके। ठीक है, दीन के ऊपर मामलात हम ऑथेंटिक उलमा से पूछें, यकीन करें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती और बंदा सोचता है यार हम तो सारी जिंदगी गलत सोचते हैं। मसलन हद नाफिज करने के बारे में मैं परेशान था, बड़ी लंबी स्टोरी है। मुझे लगता था इस्लाम में जो सजाएं हैं वो बड़ी इलॉजिकल सी हैं और बहुत सख्त है, और मतलब चोरी किसी ने की तो हाथ काट दो। वो ये सब बातें जब देखने में आई और जब डिस्कशन में आई तो उनकी कई कंडीशंस हैं। वो सारी चीजें जब सामने आई, मसलन रेप केस में आप कहते हैं जी कहां से गवाह लेके आए, तो ताजीरात के तहत जो सजाएं हैं वो भी बड़ी सख्त है। ठीक है, हद नाफिज होना तो एंड है ना, हद नाफिज होने से पहले की जो सजाएं वो भी बड़ी सख्त है। ये बाद में समझ आती है जब बंदा किसी नॉलेज वाले बंदे से पूछता है जिसकी वो फील्ड है। सो अपने पास से बैठ के चीजों के कीड़े निकाली जाना भी ऐसे ही है जैसे हाफ कुक्ड है आपको पूरा पता नहीं है और आप एतराज करी जा रहे हैं। जैसे हूद भाई प्रोफेसर साहब जो है, उनसे किसी ने पूछा आपने कुरान पढ़ा तर्जुमे के साथ, एंड ही सेड नो। उन्होंने कहा एतराज तो सबसे ज्यादा आप करते हैं। सो चीजें इस तरह से डेवलप नहीं होती। ठीक है, पूरी फिका को समझने के लिए जो उसको पढ़े हुए लोग हैं, जो उसके एक्सपर्ट हैं, आप फिजिक्स की चीजें माजरत से किसी लॉयर से तो नहीं पूछें। ठीक है, इसी तरह दीन से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो लोग ऑथेंटिक समझते हैं आप दीन में, इसी तरह सारे लॉयर्स जिस तरह अच्छे नहीं होते, इसलिए सारे उलमा भी काबिल नहीं होते। जिस तरह सारे फिजिक्स पढ़ने वाले लोग साइंटिस्ट अच्छे नहीं होते, इसी तरह सारे उलमा पढ़ने वाले भी दीन को अच्छा नहीं समझते। जिस तरह आपको यह पता है कि चंद अच्छे डॉक्टर्स हैं, सारे डॉक्टर अच्छे हैं, इसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये अच्छे उलमा हैं। तो उनसे बहस करें, उनसे डिस्कशंस लें, उनकी बात सुनें उसके ऊपर, और फिर आपके जो ये चीजें हैं डेवलप हो जाएंगी। भारत वापस है, पॉपुलेशन ग्रोथ दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू है राइट नाउ। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से देखिए, आप 3 तरह की पॉपुलेशन के पैरामीटर्स होते हैं, चाइल्ड, यूथ और ओल्ड एज या ओल्ड, ये 3 उसकी मेजर। So with all due respect to the ulamas, the conflicting opinions, the ranks has caused a lot of divide. जी दुरुस्त बात है, if there is consensus is reached regardless of the decision, it will be much more beneficial. अल्लाह करे, आपकी बात दुरुस्त। Some countries have imposed high taxes on couples for more kids can be mentioned this as well. जी बिल्कुल, ये टेक्निक्स है
सारी की सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मेंशन कर सकते हैं आप। सुनिए जरा, पॉपुलेशन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू यूएन डेफिनेशन 18 साल की उम्र तक बच्चा है, 18 से 64 एडल्ट है या यंग है, और इसलिए बहुत सारे सियासतदान अभी आपके यंग हैं, परेशान ना होकर। 64 प्लस ओल्ड एज, ये दो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं, और ये यूथ जो है इंडिपेंडेंट में आते हैं। डिपेंडेंट पॉपुलेशन से मुराद है जो कमाते कुछ नहीं है, जो इन पे डिपेंड करते हैं। इंडिपेंडेंट से मुराद है जो अर्निंग हैंड्स हैं, जो कमाते हैं। अच्छा, ये दो सेक्शन तो ऑलरेडी डिपेंडेंट हो गए। पाकिस्तान का मसला या मुस्लिम उम्मा का मसला पता क्या है? पाकिस्तान दुनिया की सबसे यंग नेशन, पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा पैदा करता है, यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तानी, और वेलिएस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तानी, वेले भी यही सबसे ज्यादा है। अच्छा सुने जरा, अब ये जो आपका पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर प्रॉब्लम क्या है? 50/50 हो चुकी हुई है परसेंटेज इस वक्त। 50% फीमेल्स है, 50% मेल है। आपका जो 50% इसका पोर्शन है फीमेल का, उसमें से 4 से 5% एक्टिव है, 45% भी डिपेंडेंट। मतलब आपकी पॉपुलेशन का मैक्सिमम चंक डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन आपकी बहुत कम है, जो अर्निंग हैंड। अब उनकी तादाद ज्यादा है और आपके रिसोर्सेज कम है, उनमें से भी मेजॉरिटी जॉबलेस है। और एक मुसीबत और है, आपके यहां जॉब से मुराद सिर्फ गवर्नमेंट या प्राइवेट फैक्ट्रीज या इदारों के अंदर ही नौकरी है। हालांकि 70 to 80% आपका मुल्क एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। एग्रीकल्चर से लिंक्ड बंदे को तो आप ऐसे ही बेवकूफ समझते ना, उसका कोई सोशल स्टेटस आप समझते हैं? जाहिल, पेंडू, आपने नाम ही बड़े जबरदस्त रखे हुए बंदे के लिए। और ना ही उसके लिए आपकी कोई, मैंने तो ना बजट में कभी कोई चीज देखी है। मिसाल देता हूं आपके सीएसएस की, चलें एग्जांपल देता हूं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको सीएसएस की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी 2 साल की। नॉर्मल एज रिलैक्सेशन 30 साल, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो 32 साल। ओके, फर्क देखिएगा। अगर कोई बंदा वापडा का एम्प्लॉय है, अगर कोई बंदा डेस्कॉन में जॉब करता है, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं। क्या वो बिजी नहीं है? वो काम नहीं कर रहा? गवर्नमेंट फिर सबको या तो जॉब दे, अगर नहीं दे रही तो फिर सबके लिए एटलीस्ट लॉस तो एक जैसे रखे। जो बंदा सारा दिन जमीनों में होता है, जिम्मेदारा करता है, क्या वो काम नहीं कर रहा? क्या जॉब नहीं है? उसके लिए क्या इंसेंटिव रखा हुआ आपने? वापडा के एम्प्लॉय को 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, किस खाते में भाई? नौकरी भी दे रहे हैं, 300 यूनिट भी फ्री दे रहे हैं, उसको भी दे दें। एक तो उसके पास नौकरी नहीं है आपके कवायदो ज़वाबित के मुताबिक, वो वैसे वेला है। एक तो उसके पास नौकरी नहीं है, ऊपर से उसको आप फ्री कुछ नहीं दे रहे। जिनके पास ऑलरेडी है उन्हीं को सब कुछ दिए जा रहे हैं। यूरोप अर्बनाइजेशन से तंग पड़ के वापस रूरल एरियाज की तरफ शिफ्ट हो, वो जहां रहते हैं वहीं पे अर्निंग सोर्स डेवलप करते हैं और लाइफ एंजॉय करके दुनिया से चले जाते हैं। हमारा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का ट्रेंड है। हर बंदा बैरिया टाउन में जाके डीएचए में घर बनाना चाहता है। एक दौड़ लगी हुई। गांव के लोग जमीनें बेच के लाहौर आ रहे हैं, कराची जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, फैसलाबाद जा रहे हैं, मुल्तान जा रहे हैं। एग्रीकल्चर करने वाले को इज्जत दें फर्स्ट ऑफ ऑल। ये सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए इज्जत ना रखें, बाकी लोगों को भी इज्जत दे दें, थोड़ी सी बचा लें, थोड़ी सी चुंगे में दे दें, बचे में थोड़ी सी। उनके लिए इंसेंटिव्स रखें, एग्रेरियन की रिस्पेक्ट करें,
डेयरी फार्मर की रिस्पेक्ट करें, उसको भी कोई इंसेंटिव दे दें। अपने लिए तो आपने सब्ज नंबर प्लेटें भी रखी हुई हैं, ठीक है। कोई टीचर को रिस्पेक्ट दे दें जिसने आपकी कौम बनानी है, वो भी जरा अपने आप को थोड़ा सा इज्जतदार फील करके इस कौम पे थॉट्स की इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, टाइम देना शुरू करें, सीरियस ले उन बच्चों को। 9 to 1 सिर्फ वो अपने आप को स्कूल में रख के फिजिकल अपीयरेंस दिखा के निकलने पे बिलीव ना करे, कोई परफॉर्म करना शुरू करे। माजरत से ओवरऑल सिस्टम जो है उसकी सूरत हाल जो है वो बिगड़ी हुई। डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है भी उसमें से जो मैक्सिमम है वो इस वक्त ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज के साथ लिंक्ड है जो बिजनेस एक्टिविटीज इस वक्त बहुत बुरे हालात का शिकार, मसलन एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। मैं गारंटी करता हूं, चले मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरे पाकिस्तान में चले जाइए, पाकिस्तान के 90% जिम्मेदार मकरूज हैं। उनकी जमीनें बैंक प्लाज हैं और वो परेशान है कि कर्जा वापस होना नहीं, अब कोई 1-2 एकड़ बेच के तो जान छुड़वानी पड़ेगी। उनका बिजनेस इतनी वर्थ नहीं रखता कि वो जो कर्जा उन्होंने लिया उसको वापस कर सके, और उन्हीं की प्रोड्यूस के ऊपर तमाम बंदे जो मिडिल मैन है, आपका आड़ती कह लें, मिल ऑनर कह लें, जो भी है, वो अरबपति। ऐसे ही वो हर साल फसल उगाते हैं नुकसान उठाने के लिए, आपको पता है इस बात का। चले हटके अपार्ट फ्रॉम सीएसएस और जो भी आपने इस पे सोचें, ये आपके मुल्क का मसला है, एग्रीकल्चर से लिंक्ड, आपका फ्यूचर एग्रीकल्चर से जुड़ा हो, आपकी तमाम इंडस्ट्री एग्री इंडस्ट्री, आपका रॉ मटेरियल वहां से आता है। अगर फार्मर को बचेगा कुछ नहीं और अपनी कन्वर्जन ऑफ लैंड आप इस तरह से कर रहे हैं, तमाम एरेबल लैंड, काबिल जमीन जो है उस पर सोसाइटीज बना देंगे, और अपर एरियाज में सोसाइटीज का ट्रेंड बढ़ चुका हुआ है जहां वाटर के क्राइसिस अभी नहीं है, वहां पे काबिल जमीन बचाने की बजाय आप उस पर सोसाइटीज बनाई जा रहे हैं। चलो ये तो एक साइड पे रह गया। आड़ती से कर्जा लेता है जो जमींदार 40% सूद देता है एक साल के अंदर उसके ऊपर, 20% नहीं, 40%, 1 लाख के पीछे 40,000 रुपए। कोई पूछ, लोगों के इश्यूज ये हैं, आपके इश्यूज कुछ और होंगे। गवर्नमेंट में बैठे हुए आपने सारा दिन ये खेलना होगा, हमने जनाब फलां सड़क बंद कर दी तो स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया तो ये कर। लोगों के घरों में जाकर उनसे पूछें भाईजान आपका मसला क्या, वो बताएंगे यार मेरा मसला ये है कि मैं फसल उगाता हूं और उसमें से मुझे बचता कुछ नहीं, और हर साल मैं 2-3 लाख रुपए के नीचे दब जाता, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ जाता, और करते 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 मेरे ऊपर 50 लाख का कर्जा है, और मैंने अब करना ही है, मैंने 1 या 2 एकड़ जमीन बेचनी है, उसको उतारना, आगे फिर कर्जा उठाना शुरू कर दिया। 5 साल 10 साल निकलेंगे, फिर 2 एकड़ बिक जाएगी। जो लोग बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े फार्मर्स हैं, बच्चे जॉब्स करते हैं, अब्रॉड हैं, ओवरसीज हैं, वो पैसा भेजते हैं, उनके लिए जिम्मेदार अभी शुगल है। जिसका जीना मरना उसके ऊपर है, उसको पूछे जाके। सिंध में फ्लड आया, आपको पता है इस चीज का कि लोगों के साथ क्या बीतेगी? 0 पे हैं वो इस वक्त। आपके ड्रामे खत्म नहीं होते, अब सारा दिन तकरीरें करते हैं टीवी पर बैठ के। आप किसी गांव में जाएं और लोगों से जाके पूछें, सियासतदान सबको भेज दें, तो मैं ये नहीं हम आप चार्ज लिया होता है कि हम आपके मसले ठीक करें। गांव के लोग तो जूते पकड़ के बैठे हुए हैं कि आओ जरा मैम आपकी मरम्मत करें आपकी तबीयत से। पीपल्स पार्टी को भी, पीटीआई को भी, मुआजरत से आपकी स्टैब्लिशमेंट भी जूते खाएगी अगर कहीं जाके बैठे। डिलीवरी है ही नहीं, लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। उनकी चीजें जब आती हैं तो उनके कमाने का, जब मिसाल देता हूं आपको,
आटा महंगा हो गया, मंगवा लो जी। गंदम, जब आप गंदम बाहर से ले आएंगे, जिम्मेदार को अगले साल फिर उसी रेट पे बेचनी पड़ेगी। आप सरप्लस में होंगे, उसकी फिर पड़ी रह जाएगी, वो 800 900 1000 रुपए मान सेल करेगा। ठीक महीने बाद शॉर्टेज हो जाएगी और फिर वही मिडिल मैन जो है उसको 2600 पे ले जाएगा। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूं। मोहम्मद अमीर हमजा, माजरत से, चूंकि ये आपकी 70% पॉपुलेशन का मसला है, इसलिए इस पे थोड़ा सा खपना जरूरी है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, 2 मिनट मुझे दीजिएगा, फायदा उठा लेते हैं, ज्यादा आज काफी पढ़ ली हैं चीजें, इसलिए आपसे घर में अगर कोई जाके पूछे कि आपके पेरेंट्स से पूछे आपके मसले क्या है, अगर वो एग्रेरियन फैमिली से हैं, पहला मसला ये। दूसरे हैं सबके मसाइल, कौन कौन से? बच्चों की एजुकेशन का मसला है, शादियों का मसला है, घर बनाना है, इनसिक्योरिटीज 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 इनसिक्योरिटीज। नहीं नहीं, ये 4 बड़े बड़े हैं, बाकी छोड़ दें। गवर्नमेंट कहां पे है? क्या इन चारों के आज तक किसी ने हल दिए? क्या भूखा मरने की सूरत में जो एक टॉफी पे भी टैक्स लेने वाली रियासत है, वो आपको को पैसे देती? बताते जाए मुझे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हेल्थ फ्री, जिम्मेदार, करो ना हेल्थ फ्री उसकी भी, वो इस मुल्क का बासी नहीं है। मतलब मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। एक बंदा ऑलरेडी जॉब होल्डर है, उसके पास पैसे हैं, उसके लिए हेल्थ फ्री, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में है, और इसलिए उसके उसकी सेहत की, उसकी सारी जिम्मेदारी, इवन उसके पेरेंट्स की भी, बीवी की भी, बच्चों की भी। ठीक है, नौकरियां आप निकाल रहे हैं 60, तो क्या पूरे मुल्क में 60 नौजवान है? बाकी कहां जाए? भारत डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस जो है, पाकिस्तान को जीरो ग्रोथ रेट अगर अचीव करना है तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मेजर्स लेने पड़े। वो बहुत सारे मेजर, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज है, लेट मैरिजेस है। कॉन्ट्रासेप्शन आपने पढ़ लेना है, पेपर में दिया, वो मेरे पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं। फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन, मेल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, ये चीजें पढ़नी है, इस पे सवाल आ जाता होता। अच्छा, उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल की आपने क्या करना है, लेट मैरिजेस, ये टेक्निक्स हैं, ठीक है जी। और लेजिस्लेशन, पेनल्टीज एंड फाइन्स, एजुकेशन, ठीक है जी। और लोगों को अवेयरनेस देना। इन विलेज 100 हाउसेस 40 हाउसेस लिव एट ए वेरी वेरी बैड सिचुएशन। बच्चे, उसामा बाबर, मैं यहां बैठा बता सकता हूं, आपने परसेंटेज कम बताई। जो सफेद पोशी बरकरार करके भी बैठे हुए हैं, जो सफेद पोश बन के बैठे हुए हैं, वो भी अंदर जाके आप किसी दिन चेक करें, उनका भी हाल कोई नहीं हो। मतलब वो कोई रियासत है जहां पे रहते हुए आपको ये महसूस हो कि मुझे शाम का खाना नहीं मिलेगा, या मुझे मतलब बीमार हो जाऊंगा तो मुझे इलाज नहीं मिलेगा, या मेरे पास घर नहीं है तो मुझे छत नहीं मिलेगी। डूब के मर जाना चाहिए उस मुल्क की अशराफिया को, उस मुल्क के हुक्मरानों को। तो फिर आप दे क्या रहे हैं आप हमारे लिए? एक और सवाल सुन, एक और मुसीबत सुन ले चले आज, आप अगर आपने छेड़ ही दिया तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आड़तियों ने मुकमुका किया होता है मिल वालों के साथ।
अगर हम ऐसे बात करें तो आउट ऑफ 100 ऑल आर सफरिंग। सो सिचुएशंस, बहरहाल कोई और बात मेरे ज़हन में आई थी बड़ी क्रिटिकल, निकल गई अब फिर से। आपको मुझे 2 मिनट की ब्रेक देनी होगी, मुझे एक छोटा सा काम है वो कर लेने दें। 2 मिनट ब्रेक, ठीक है जी? जी बिल्कुल, बुक में दिया हुआ है। 2 मिनट बस दें, म्यूट करें बच्चे। ओके जी। इसके बाद हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस हैं। सिरामिक्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। सुनते जाइएगा, इन पे नोट आ जाता होता है। कौन सा टॉपिक? पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर किसी भी हवाले से कोई भी नोट आ सकता है। सजेशंस पूछ सकता है इसे कंट्रोल करने के लिए, इसकी वजह से जो इश्यूज हैं वो पूछ सकता है। ये प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस हैं बच्चे, डिफरेंट। उसके अंदर ये टॉपिक्स हमने पढ़ने।
सिरामिक्स क्या है, सुनते जाइएगा। इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होता। इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मेटल्स नहीं होती हैं, क्लेई मटेरियल, ठीक है जी, उसको हम सिरामिक बोलते हैं। मिसालें ईंटें, टाइल्स, ग्लास, शीशा सिरामिक होता है। बर्तन, ये जितने घरों में आप मिट्टी के बर्तन देखते हैं ये सारे सिरामिक है। क्या समझ नहीं आई? सिरामिक्स क्या होते हैं ये बता रहे। सिरामिक्स इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मट्टी से बने हुए मटेरियल्स, क्लेई मटेरियल्स। इज इट ओके? इससे आगे भी मैंने क्वेश्चन बोला। ओके, सिरामिक्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज सुनना जरा। सिरामिक्स ब्रिटल होते हैं, प्रेशर डालोगे क्रैक हो जाएंगे, बेंड नहीं होंगे। सिरामिक्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी कि आप ईंटों के भट्टे इनके आप वो बनाते हैं, भट्टियां बनाते हैं जिसमें मेटल्स को आप मेल्ट करवाते हैं। इतना ज्यादा टेम्परेचर ये बियर कर सकते हैं। सिरामिक्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सिरामिक्स ड्यूरेबल होते हैं, बहुत देर तक अपनी सेम पोजीशन बरकरार रख के स्टेबल रह सकते हैं। सिरामिक्स जो होते हैं रिजिड होते हैं, ये जल्दी पानी से, हवा से, केमिकल से खराब नहीं होते। ऐड करेंगे फिर मेटालिक होता है। एट द सेम टाइम सेमीकंडक्टर भी है, यानी जो पार्शली कंडक्शन देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सिरामिक्स जो हैं वो एट द सेम टाइम कंडक्टर भी हैं, अगर आप उनमें मेटल्स ऐड करना शुरू कर दें तो। सिरामिक्स के अंदर अगर कॉपर ऑक्साइड ऐड करें तो ये सुपर कंडक्टिविटी भी देते हैं। कहने का मकसद ये है कि सिरामिक्स चारों प्रॉपर्टीज शो करते हैं: इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन के अंदर इनका बहुत इस्तेमाल। सिरामिक टाइल्स, सिरामिक की बनी हुई ब्रिक्स, सिरामिक के बने हुए ग्लास वेयर, जितना भी है मटेरियल सारा शीशे का। हाउस होल्ड यूज के अलावा, हाउस होल्ड में इसमें बर्तन है, चीनी के बर्तन। ये जो चीनी है इससे मुराद शुगर नहीं है, चीनी से मुराद है चाइना क्ले, ठीक है जी। ये चाइना क्ले क्यूलिनाइट को बोलते हैं। व्हाइट कलर की प्योर पाउडरी फॉर्म में मट्टी निकाली जाती और फिर उसको सिरामिक्स बनाने का ना एक प्रोसीजर होता है, वो भी सुने। सिरामिक्स को पहले ग्राइंड किया जाता है, बनाने से पहले मटेरियल को ग्राइंड किया, पीसा जाता है, फिर निट किया जाता है, गूंदा जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है, किसी सांचे में रख के उसको एक शक्ल दी जाती है, और फिर बेक किया जाता है, फिर बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको हीटअप किया जाता है, और उसके बाद उसको पॉलिश कर लिया जाता है अपनी मर्जी से। बर्तन बनाने का ये सारा काम, इस पर टाइल्स इस तरह बनती है, ये सारा कुछ। डिफरेंट है बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें नहीं आता, वो और चीज। मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स रिपीट कर देता हूं। पहला स्टेप है ग्राइंडिंग, दूसरा है निटिंग, तीसरा है मोल्डिंग, और चौथा है बेकिंग, और पांचवा वो आपकी मर्जी है पॉलिशिंग। तो जरूरी नहीं हर जगह पॉलिश हो, वो एक एक्स्ट्रा फीचर है। लिख लिया? ओके। अब मैं इनके यूजेस आपसे डिस्कस कर रहा हूं। एक तो यूज है घरों में, इंडस्ट्री, अपना मटेरियल के तौर, बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर। दूसरा है किचन वेयर्स, सिरामिक के बर्तन,
ये चीनी के बर्तन भी मैंने आपको अर्ज किया, ये चाइना क्ले होती है, उससे बनते हैं। चाइना क्ले एक प्रॉपर यानी कि फॉर्म ऑफ क्ले है, कि क्ले की किस्म। अच्छा, उसके बाद फिर इनके इंडस्ट्रियल यूज, सर ये वॉशरूम के आइटम्स, बेसन, कमोड भी सिरामिक्स में? जी जी बिल्कुल, 100%, ये सारा सिरामिक्स। सैनिटरी वेयर, ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये सारी इसमें आती है। अच्छा, उसके बाद सिंक्स, कमोड्स, वॉशरूम, बेसन, ये सारा कुछ जो है वो सिरामिक। इसके अलावा सिरामिक्स जो होते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इंजन पार्ट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इंजन के वो वाले पार्ट्स जिन्होंने एक्सट्रीम टेम्परेचर बियर करना होता है, इग्निशन से लिंक्ड, वो सिरामिक के बनाए जाते हैं। इसी तरह से सिरामिक से कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं। सिरामिक के एब्रेसिव्स यानी रगड़ाई के लिए आइटम्स वो बनाई जाती है। स्पेस टेक्नोलॉजी के ये जो आपके शटल्स, सैटेलाइट्स वगैरह जाते हैं, उनका इग्निशन वाला पोर्शन, चैम्बर, इग्निशन चैम्बर सिरामिक का बनाया जाता है। सिरामिक्स कैमोफ्लाज करने के लिए, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को छुपाने के लिए, कोटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, पेनिट्रेट नहीं करते। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इनका बहुत इस्तेमाल। ठीक हो गया। सिरामिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में बड़ा इस्तेमाल है। सेमी कंडक्टर्स को लेकर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर चिप्स बनाते हैं। सिलिकॉन वैली इससे लिंक्ड है, कैलिफोर्निया। इंसुलेटर्स के लिए जी दुरुस्त है हसन अहमद, इंसुलेटर्स के तौर पे कपलिंग्स होती हैं, वो बनाई जाती हैं जिससे तारें गुजारी जाती हैं ऊपर से। ठीक है जी। अप्लायंसेस को बचाने के लिए बीच में जो इंसुलेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो सिरामिक्स के बनाए जाते हैं। लंबे चौड़े इस्तेमाल आप डिस्कस कर सकते हैं। प्लास्टिक्स पे आज, ये इनऑर्गेनिक नहीं, ये ऑर्गेनिक है। प्लास्टिक्स ऑर्गेनिक होते हैं। प्लास्टिक्स नॉन मेटेलिक है, ये भी उन्हीं की तरह, इनमें मेटल्स नहीं होते। प्लास्टिक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। प्लास्टिक्स हाइड्रोकार्बन्स की चेन्स हैं। मोनोमर्स मिल के पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉलीमराइजेशन एक पूरी फील्ड है इंजीनियरिंग की। यानी आप प्लास्टिक्स के डिजाइन और इस पे काम करते हैं और मतलब के हाइड्रोकार्बन से इन चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन से मुराद है जितना ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड्स से मिलके बना होता है। जी बिल्कुल। तो पेट्रोलियम जो ऑयल एंड गैस है, क्रूड ऑयल है, उसमें से ये ड्राइव किए जाते हैं और वो भी कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स होती हैं। अहमद शाह। प्लास्टिक्स के प्रॉपर्टीज सुने जरा। प्लास्टिक की एक प्रॉपर्टी, ये ब्रिटल नहीं होता जैसे वो ब्रिटल था, ये बेंड हो जाते हैं, डक्टाइल होते हैं। प्लास्टिक्स जो होते हैं ये केमिकली इनर्ट होते हैं, एसिड बेस का रिएक्शन नहीं होता, उन पे भी नहीं होता, इस पे भी नहीं होता। प्लास्टिक्स जो होते हैं हीट सेंसिटिव होते हैं, हीट देंगे बेंड होना शुरू हो जाएंगे, मेल्ट हो सकते हैं, मोल्ड हो सकते हैं। प्लास्टिक्स जो होते हैं इंसुलेटर होते हैं, कोई और प्रॉपर्टी में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। प्लास्टिक्स लाइट वेट होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेट का कोई असर नहीं होता है, इनका वजन बहुत कम होता है। ठीक हो गया। अब है प्लास्टिक्स के यूजेस। भाई दुनिया का कोई ऐसा सेक्शन नहीं रह गया जहां प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं हो, कोई काम ऐसा नहीं जहां प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं हो। कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, गाड़ियों से लेके, तमाम आइटम्स के अंदर, बिल्डिंग मटेरियल से लेके हर चीज में प्लास्टिक इस्तेमाल। पैकिंग मटेरियल के तौर पर लिस्ट ऑफ यूजेस। फर्नीचर, अच्छा जी, फैशन में
जी जी, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल, फैशन छोड़े, हर तरह की इंडस्ट्री। आगे चले। अब प्लास्टिक पे जब भी सवाल आएगा, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर सवाल। मेरिट क्या है? प्लास्टिक सस्ते होते। जी मैं अभी उसी तरफ आ रहा हूं। जरूरी नहीं हर वो चीज जो ऑर्गेनिक हो वो बायोडिग्रेडेबल, ये कोई लॉ नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, वापस आइएगा, जरा सुनिएगा। मेरिट्स क्या है? सस्ते होते हैं, लाइट वेट होते हैं, अपनी मर्जी से इनको कोई भी रंग दिया जा सकता है, कोई शेप दी जा सकती है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक चीजें वो होती हैं जिनका लिविंग थिंग्स से ओरिजिन होता है बच्चे। इनऑर्गेनिक वो चीजें होती हैं जिनका लिविंग थिंग्स से ओरिजिन नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, यानी ऑयल जितना है ऑर्गेनिक है, जानवरों के गलने सड़ने से बनता है। ठीक है जी। तो लिविंग थिंग्स, अब इसी तरह से बाकी मेटल्स जो है वो इनऑर्गेनिक में आएंगी, क्ले इनऑर्गेनिक में आएगी। ठीक है। सिरामिक्स इनऑर्गेनिक है, किसने कहा है ऑर्गेनिक? क्या हो गया है? मैंने शुरू में कहा था ये इनऑर्गेनिक है, प्लास्टिक्स ऑर्गेनिक है। ठीक हो गया। अच्छा, वापस आए। मेरिट्स क्या है? प्लास्टिक का मेरिट सस्ता है, लाइट वेट है, अपनी मर्जी से मोल्ड किया जा सकता है। ठीक है जी। बहुत सारी चीजों को इसने रिप्लेस कर दिया हुआ है जो बहुत महंगी थी, मेटल्स को, वुड को। डीमेरिट्स बहुत बड़े हैं, सिवाय सस्ता होने के और कोई बड़ा मेरिट नहीं है इसका। डीमेरिट्स इसके बहुत ज्यादा है। मसलन डीमेरिट पहला, बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल नहीं है। जी बिल्कुल। बच्चे, प्लास्टिक्स जो है इनका ओरिजिन जो होता है वो क्रूड ऑयल है, इनका ओरिजिन जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। ठीक है, इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक कहते हैं। और मॉडर्न जो अभी प्लास्टिक्स आपके बन रहे हैं वो रबड़ से बन रहे हैं और सेलुलोज से बन रहे हैं। उनका प्लांट ओरिजिन है जो भी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आए हैं। ठीक हो गया मुस्तफा? ओके। अच्छा जी, सबसे बड़ा मसला बायोडिग्रेडेबल ना होना है। जब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। मसलन नहीं यूज होते। अच्छा, इसी तरह से ये लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अगर ओपन एयर में इनको बर्न करें तो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। प्लास्टिक्स का दूसरा बड़ा नुकसान, यानी एक तो पोल्यूशन की तमाम टाइप्स, सीवरेज फेलियर, अर्बन फ्लडिंग का ये कॉज बनते हैं। प्लास्टिक्स जो हैं इनका तीसरा बड़ा नुकसान है मेडिकल, जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये जब भी किसी गर्म चीज के साथ कांटेक्ट में आते हैं, दे रिलीज बेंजीन कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स रिलीज करते हैं और वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। 52 टाइप्स ऑफ कैंसर प्लास्टिक की वजह से होता है। प्लास्टिक्स कैन कॉज 52 टाइप्स ऑफ कैंसर। ठीक हो गया। अच्छा, प्लास्टिक्स मैरीन लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। मैरीन कंटामिनेशन की वजह से जो मैरीन आपकी एक्वेटिक लाइफ है वो एट स्टेक है। प्लास्टिक्स को एक बात लगे हाथों सुन लें, आप घर में प्लास्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, ओवन में प्लास्टिक की प्लेट लेके सालन ओवन में रख दी। स्टॉप इट, बंद करें ये काम।
बच्चों का फीडिंग बॉटल जो होती है, जिसको आप फीडर बोलते हैं, उसमें दूध डाला और उसको गर्म करने के लिए फ्रिज में रख दिया। एरोमेटिक कंपाउंड्स या बेंजीन कंपाउंड्स। अच्छा, अब जब आप इसको ओवन में रखते हैं, या आपने जनाब शॉपर पकड़ा है, पॉलिथीन शॉपर है, और उसमें आपने चाय डलवाई और लेके हॉस्टल चले गए, ये फिनोमिना। रोटियां गरम गरम ली हैं, प्लास्टिक के शॉपर में डाली, ले गए। सालन, जी बिल्कुल, प्लास्टिक बैग्स में नान, योगर्ट, सालन। ठंडी चीज की तो खैर है, गर्म चीज आप इसमें नहीं रख सकते। और ठंडी चीज के लिए भी जो प्लास्टिक इस्तेमाल करना, वो भी स्पेसिफिक होता है, वो फूड ग्रेड होना चाहिए। फूड ग्रेड अगर प्लास्टिक है तो। और फूड ग्रेड चेक करने का पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं। फूड ग्रेड प्लास्टिक्स को चेक करने के लिए कोई लैब नहीं है पाकिस्तान। हमने ये पिछले दिनों एक कंटेनर रोका था, फीडिंग बॉटल्स आई हुई थी, फीडर आए हुए थे बच्चों के चाइना से, तो हमें डाउट था कि ये स्टैंडर्ड के बीमारियां कॉज करें। PCSIR, पंजाब यूनिवर्सिटी, UET, कराची यूनिवर्सिटी तक, आगा खान यूनिवर्सिटी तक हम अप्रोच कर बैठे थे डिपार्टमेंट की तरफ से, और हमें जवाब ना मिला था, कहीं से भी उसका फूड ग्रेड चेक नहीं। ऐसे ही वो क्लियर होगी, एज इट इज चल रहा। ठीक है जी। पानी की बोतल है, उसको उसके नीचे लिखा होता है, एक ट्रायंगल बनी होती है, उसके अंदर लिखा होता है 1। उसका मतलब होता है फॉर वन टाइम यूज ओनली। ये उसके डिफरेंट, उस कोड के डिफरेंट मीनिंग्स में से एक मतलब। आप जी जी बिल्कुल, लेकिन आप लोग क्या को ना ना वेस्ट नहीं करनी, घर ले जाते हैं 6 महीने तक बगैर धोए उसमें पानी डाल डाल के पीते रहते। सारा सामान मुख्तलिफ प्लास्टिक्स के ऊपर लिखा होता है उन्होंने, और मजे की बात यह है कि वो कोई बड़ी कंपनीज नहीं है जो ये बना रही हैं प्लास्टिक, और लिख देते हैं माइक्रोवेव ओवन सेफ, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है जी। एक्रेलिक में भी यही चीज आएगी बच्चे, एक्रेलिक के अंदर भी यही प्रॉपर्टीज है, आप उसको इधर यूज नहीं कर सकते। एक्रेलिक मोस्टली यूज हो रहा होता है डिफरेंट पैकिंग में, और इसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। माय गॉड। अच्छा जी, घरों को प्लास्टिक फ्री करें, किचन को खास तौर पर सिरामिक्स इस्तेमाल करें, उनके बर्तन इस्तेमाल करें। सिरामिक्स में ग्लासवेयर और जितना आपका बाकी सारा चाइना वेयर आता है ये इस्तेमाल करें। मेटल्स को भी ना इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। नॉन स्टिक बर्तन ना इस्तेमाल करें। नॉन स्टिक बर्तन के लिए आपको फिर लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना होता है, घरों में इतनी केयर नहीं होती, आप लोग भी देखते हैं मेटल के चमचे इस्तेमाल हो रहे होते हैं और वो स्क्रैच हो रहा होता है, मटेरियल खाने में शामिल हो रहा होता है और आप लोग वो खा रहे होते हैं, वो भी कार्सिनोजेनिक होता है। जी बिल्कुल, माइक्रोवेव ओवन इटसेल्फ इसके हार्म इम्पैक्ट्स हैं। नहीं, सिलिकॉन इस चक्कर में नहीं आता, सिलिकॉन प्लास्टिक्स में तो नहीं आता। सिलिकॉन मिक्स करके ये जो आप बच्चों की निपल्स बनाई जाती हैं, आप उनकी बात कर रहे होंगे, जो फीडिंग बॉटल के लिए इस्तेमाल होती है, हालिया नबीत, सिलिकॉन निपल्स जिनको कहते हैं, बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है फीडिंग के लिए। एट द सेम टाइम वो भी नुकसानदेह, बल्कि डॉक्टर्स तो इसको बिल्कुल रिकमेंड ही नहीं करते कि फीडिंग बॉटल इस्तेमाल की जाए बच्चों के, बहुत मजबूरी में, अदरवाइज रिकमेंडेड नहीं। नुकसानात बहुत ज्यादा हैं, मतलब मैं अब वो शॉर्ट कर गया हूं प्लास्टिक्स के बारे में, आपने
वो सारा कुछ लिखना है कि किस तरह ये लैंड को पोल्यूट करते हैं, किस तरह जमीन को बंजर करते हैं, किस तरह पानी को रोकते हैं, सीवरेज सिस्टम को बर्बाद करते हैं, जमीन की फर्टिलिटी रिड्यूस करते हैं, ओपन एयर में बर्न करने से हैजर्डस गैसेस रिलीज करते हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, पानी में जानवरों को, ये सारे स्टेप्स हैं जो इसके डीमेरिट्स में आते हैं। पता नहीं बच्चे, इसका वो जरा देखें, इसका एब्रीविएशन लिखते हैं, फिर शायद मुझे समझ लग जाए। अच्छा, वैसे तो मैं सारा दिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स ही देख रहा होता हूँ कस्टम पोर्ट के ऊपर, हम सारा दिन डिस्क्रिप्शंस और इनके पॉजिटिव नेगेटिव्स ही देख रहे होते, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें हैं जिनका नहीं पता होता, हमारे लिए भी नहीं होती। अच्छा जी, हल क्या है भाई? लेजिस्लेशन करें, प्लास्टिक्स को बैन करें, जो बहुत नेसेसरी है, इंडस्ट्रियल जो यूज है उसके बगैर, बाकी डोमेस्टिक यूज जो प्लास्टिक्स का है इसको बंद करें, पॉलिथीन बैग्स बैन करें, एनवायरनमेंट को क्लीन करें, इसकी डंपिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको मस्ट करें, इंट्रोड्यूस करवाएं, गवर्नमेंट से इसको हर सूरत इंश्योर करवाएं, पेनल्टीज रखें। ठीक हो गया। फर्टिलाइजर्स पे अच्छा एक चीज रह गई, प्लास्टिक की दो मेजर टाइप्स होती हैं, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स वो वाले प्लास्टिक्स होते हैं जिनको अगेन एंड अगेन मेल्ट करवाया जा सकता, ठीक है जी, जिस तरह वैक्स मोम जो होती। इसी तरह से बैकलाइट जो है जिस तरह ओवन की और दूसरी तीसरी ये जो प्रेशर कुकर की हथियां जो बनी होती है, हैंडल्स जो होते हैं, वो ब्लैक कलर की जो हथी बनी होती है वो बैकलाइट की बनी होती है। तो बैकलाइट को आप गर्म करेंगे तो वो राख बन जाएगा, मेल्ट नहीं होगा। वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक ही दफा मेल्ट होता है, उसके बाद मेल्ट नहीं होता। ठीक हो गया, ये दो डिवीजन। नाउ कम टू फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो हैं इनकी दो मेजर टाइप्स हैं। फर्टिलाइजर हर वो चीज है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, जिसको आप अपनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल हो सकती है फर्टिलाइजर, सिंथेटिक हो सकती है। फर्टिलाइजर्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधों को रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। उनमें मैक्रो होते हैं, माइक्रो होते हैं। मैक्रो 6 हैं। मैक्रो वो हैं जो बड़ी ज्यादा अमाउंट जिनकी चाहिए होती, माइक्रो वो हैं जिनकी अमाउंट कम भी हो तो काम चल जाता, चाहिए होते हैं लेकिन कम मिकदार में चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आता है। इसके अलावा आपके पास आता है कैल्शियम, सल्फर और कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बुक में ये सारे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। माइक्रो के कोई 16 के करीब है, बोरॉन, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, ठीक है जी। तो ये एक पूरी जो है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एक लिस्ट है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वो वाली चीजें हैं जो पौधों को रिक्वायर्ड होती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स। ये हम खादों के जरिए देते हैं, पहले इस तरह नहीं होता था। पहले जो मोड ऑफ फार्मिंग थे वो इस तरह नहीं थे। जिस एकड़ में फसल लगती थी, फसल काटने के बाद वो अगले 6 महीने के लिए वो जगह जो है, वो एकड़ जो है, उसको खाली छोड़ दिया जाता है जी। फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते। अच्छा, बात सुनिएगा जरा ध्यान से। और जब वो जमीन खाली रहती थी अगले 6 महीने, तो वो अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से एनहांस कर लेती थी थ्रू नेचुरल प्रोसेस। नाइट्रोजन फिक्सेशन होती थी, उसके अंदर अर्थवॉर्म्स मूव करते थे, स्पेसिस जनरेट करते थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की मूवमेंट की वजह से, और बाकी उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डेवलप होता था, और उसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी जो लॉस्ट होती थी वो रीगेन हो जाती। लेकिन अब फार्मिंग ऐसी नहीं है, अब इंटेंसिव फार्मिंग है। आप एक फसल काटते हैं, 10 दिन बाद दूसरी लगा देते हैं, फिर 10 दिन बाद तीसरी लगा देते हैं। यानी
साल में 3-3 फसलें आप एकड़ से ले रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी तो होनी। उसको पूरा करने के लिए फिर मैसिव फर्टिलाइजर्स, मैसिव खादें इस्तेमाल की जा रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, और वो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, और उसी से आप यील्ड ले रहे हैं। अगर आप नहीं देंगे तो फसल की पैदावार ना होने के बराबर होगी। अब ये नेचुरल भी खादें हो सकती हैं और सिंथेटिक भी हो सकती हैं। नेचुरल यानी गोबर, एनिमल डंग। नेचुरल में आपके पास जो फसलों का रेजिड्यू बचता है उसी को प्लो करके वापस उसमें शामिल कर दिया जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही बच्चे, आपकी बात दुरुस्त है, आसान है। तो पर एकड़ यील्ड हमने बढ़ाई है ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजर्स, बात दुरुस्त। बच्चे 250 तो 300 मन तो अब कुछ भी नहीं रह गया हुआ। आपकी इतला क्लियर है, अगर आप टनल फॉर्मिंग करें तो बच्चे आप यूं समझें, हाँ फिर ठीक है, बारानी जमीन है तो फिर ठीक है। अगर आपके पास जमीनें अच्छी हैं, उकाड़ा, दीपालपुर, साहिवाल का जो रीजन है, ये पाकिस्तान में पर कैपिटा यील्ड के, पर कैपिटा कह रहा हूं, पर एकड़ यील्ड के लिहाज से सबसे ज्यादा प्रोड्यूस देने वाला इलाका है। तो अगर आप यहाँ पे टनल फार्मिंग में कुछ भी लगा लो बच्चे, मिर्चें लगा लो, तो आप मन मुन भूल जाएंगे। जहां से आप 200-300 बैग पैदा करते हैं, तोड़े जिसको आप कहते हैं, बोरियां कहते हैं, 200-300 बैग जहां से आप प्रोड्यूस लेते थे, टनल फार्मिंग से 1400 से 1500 बैग ले। ठीक हो गया। तो ये तो मतलब आप छोड़ दें। खादों के इस्तेमाल से फसलों की जो प्रोड्यूस है, मसलन अगर आप पोटाशियम नहीं देंगे तो तरबूज मीठे नहीं होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, लाल सुर्ख नहीं होंगे, उनकी शाइन नहीं होगी। खाद देंगे, प्रॉपर खाद होगी, तो उस सूरत में फसल का जो फल है वो जानदार होगा। नाइट्रोजन की कमी है तो ग्रोथ नहीं होगी पौधे की, फास्फोरस की कमी है तो फल ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है। सो इनकी अपनी अफादियत है इन तमाम न्यूट्रिएंट्स की। वापस आए, नेचुरल हो सकती हैं, सिंथेटिक हो सकती हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर्स में गोबर इस्तेमाल होता है, पोल्ट्री वेस्ट इस्तेमाल होता है, डेयरी वेस्ट, पोल्ट्री वेस्ट, और इसके अलावा वही जो फसलें हैं उनका रेजिड्यू, बाकी बच जाने वाली फसल को क्रश करके उसको वापस फ्लो करके उसको जमीन में शामिल कर दिया जाता है। ह्यूमन वेस्ट, इवन ये सारी चीजें नेचुरल में आएंगी। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस की जाती हैं वो भी इसी सेक्शन में आती हैं। सिंथेटिक में ये तमाम जितनी भी खादें आप फैक्ट्रीज के थ्रू बना रहे हैं, सोना यूरिया है, ये जो भी एंग्रो की मतलब जरखेज है, फला फला, डाई अमोनियम फॉस्फेट है, डीएपी जिसको आप बोलते हैं, ये सारी खादें हैं। पोटाशियम की डिफरेंट लिक्विड फॉर्म में पोटाशियम आती, पाउडर फॉर्म में पोटाशियम आती, ठीक है जी। कैल्शियम मिक्स्ड यूरिया आता है, ठीक है जी। ये सारी की सारी खादें, और फिर जो बहुत कम मिकदार में खादें चाहिए होती हैं वो बॉटल के फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल होती है। बोरॉन अगर देना हो, जिंक की कमी हो, जिंक ऐड किया जाता है जमीनों के अंदर, तो उस सूरत के हाल के मतलब मुताबिक कि जमीन में अगर किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है तो फिर वो दिया जाता है। ये सॉइल टेस्टिंग से पता चलता है कि जमीन में कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो चुकी हुई। 12 हमारे यहाँ सॉइल टेस्टिंग नहीं होती, एक जनरल तरीके से बस खादों का ट्रेंड बना हुआ है, सारे का सारा इलाका बस वैसे ही खाते डालता है, और ये बहुत गलत है। अच्छा, फायदे क्या हैं? यील्ड बढ़ती है और पैसे आते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। नुकसानात बहुत ज्यादा है। नुकसानात गिनवाने से पहले फसलों खादों की टाइप्स आपको गिनवा दूं, नेचुरल, सिंथेटिक, उसके बाद और भी हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सर वी रियली यूज सिंथेटिक। बारानी एरिया में मैक्सिमम क्रॉप्स नेचुरल फर्टिलाइजर चलती है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है ये।
इनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं जो सिंथेटिक है। अच्छा सुनिएगा जरा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड मिक्स्ड। डायरेक्ट फर्टिलाइजर वो होती है जिसका इंपैक्ट इमीडिएट हो, 1-2 दिन के अंदर फसल के पत्ते सब्ज हो जाएं, आपको पता चले कि बहुत, ये यूरिया, सोना यूरिया, ये सारी डायरेक्ट फर्टिलाइजर्स। इनडायरेक्ट फर्टिलाइजर्स वो होती हैं जिनको इस साल आपने डाला है तो अगले साल बाद जाकर रिस्पॉन्स आए, 6 महीने बाद आए, डिलेड रिस्पॉन्स होता है। मसलन अगर आपकी जमीन जो है वो सलाइन है, उसके अंदर सॉल्ट्स आए हुए हैं, तो बच्चे आप क्या करेंगे, उसमें जिप्सम ऐड करेंगे, डोलोमाइट ऐड करेंगे और उसके सॉल्ट्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो 5-6 साल बाद जाके वो जमीन आपकी काबिल होगी। वो आहिस्ता 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 सॉल्ट्स को खत्म करके फर्टिलाइज करवाएगी। सो डोलोमाइट एंड जिप्सम ये जो है ये इनडायरेक्ट फर्टिलाइजर्स है, डिलेड इंपैक्ट इनका आता है। इसी तरह से आपके पास कंप्लीट फर्टिलाइजर्स हैं जिनमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ग्वेनो, GUANO, ग्वेनो एग्जाम्पल है इसकी, ये मैरीन ओरिजिन की खाद होती है, ठीक है जी, और इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, माइक्रो मैक्रो तमाम। इनकम्प्लीट वो है जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन चले जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो मौजूद होते हैं। मिक्स्ड वो वाली खाद है जिसमें आप 2-3 किस्म की खादें मिक्स करके यूज कर रहे होते हैं, मतलब DAP को यूरिया के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग जिम्मेदारा करते हैं उनको समझ, ठीक है जी, उसको मिक्स्ड फर्टिलाइजर बोल देते हैं बुनियादी तौर पे, ठीक है जी, वो कोई खास फर्क नहीं होता, बुनियादी तौर पे वही है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ऐड करने होते हैं। खादों को इस्तेमाल करने के मेथड भी 2-3 तरह के, एक तो है स्प्रिंकल, जी बुक में मौजूद, एक है स्प्रिंकल मेथड, छटा देना, ये बुक में मौजूद नहीं है जो मैं अभी आपको बातें बताने लगा। स्प्रिंकल करना, छटा देना और उसके बाद फर्टिलाइज करना, पानी देना, उसके बाद पानी देंगे तो जो खाद आपने छटा की वो पानी के साथ मिक्स होके नीचे जाएगी और फिर पौधों की जड़ें उसको कंज्यूम करेंगी। दूसरा है फ्लड करना, यानी जब आप पानी दे रहे होते हैं तो उसके साथ ही खादों को, इस दफा यूरिया डालो, अगली दफा नाइट्रोजन डालो। फ्लडिंग दूसरा मेथड है, यानी जब आप फसल को पानी लगाते हैं तो साथ ही लिक्विड पानी, ड्रम के अंदर पानी डाल के उसमें खाद को मिक्स करके तो उसकी टैब ओपन कर देते हैं और जिधर से जिस खाले से पानी लगा होता है साथ ही वो टैब खोल देते हैं, इसको फ्लडिंग मेथड बोलते हैं। इसमें बंदे की जरूरत नहीं है कि वो खाद छटा करके और अपने पैरों से भी जमीन के अंदर, फसल के अंदर काफी सारी पौधे तबाह करके, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा मेथड है स्प्रे का मेथड। स्प्रे का मेथड ये है कि लिक्विड फॉर्म में टैंकी की सूरत में आप जिससे पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, इसी तरह से फर्टिलाइजर को स्प्रे करते हैं और लीव्स, प्लांट लीव्स जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, प्लस नीचे जो गिरती है वो पानी के साथ मिक्स होकर चली जाती है। चौथा मेथड है ड्रिप इरिगेशन के थ्रू खाद देना। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो एक एक कतरा करके फसल की जड़ों के ऊपर पानी पड़ता रहता है, उस पानी के अंदर आप खादें भी मिक्स कर देते हैं, उनको उसके अंदर जब आप मिक्स कर देते हैं तो वो एक एक कतरा करके पानी नीचे गिरता है और वो फसल जो है उसको कंज्यूम करती है। और ये बेहतरीन मेथड है, सबसे बेहतरीन मेथड ड्रिप इरिगेशन मेथड। एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छा मेथड है। स्प्रिंकल करना जी, छटा देना, हाथ से फैला देना इस तरह। स्प्रिंकल करना, फ्लड करना, स्प्रे करना और ड्रिप इरिगेशन मेथड के थ्रू। ओके हो गया। मायरा, इज इट ओके? ओके, अच्छा जी, वेलकम जी। अच्छा, अब है डीमेरिट्स क्या है खादों के, और जनाब डीमेरिट्स ये हैं। पहला मसला तो ये है कि खादों के इस्तेमाल से, बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से जो जमीन है उसकी एसिडिटी बढ़ती जाए, पीएच वैल्यू चेंज हो रही। दूसरा मसला
खादें जो हैं ये पानी के साथ मिक्स होकर अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रही है। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको पीछे से। अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन में मैंने कॉज लिखवाई थी आपको, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। ये सारी बातें यूं घूमनी है, डिपेंड्स कि आप इनको किस तरह से क्राफ्ट करें। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर जब कंटेमिनेट होगा, वो पानी जो लोग पिएंगे वो बीमार होंगे। सर जी सर, चल रही जी सर, श्योर। सो इनकी बेसिस पे जो आपके पास फर्टिलाइजर्स हैं, इनकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, प्लस यही खादें जो आप यूज कर रहे होते हैं, इनका अगला डीमेरिट ये है कि ये रेजिड्यू की फॉर्म में आपकी जितनी प्लांट के अंदर मौजूद आपकी यील्ड है, जिसको फ्रूट बोलते हैं आप, वो गंदम है, फल है, कुछ भी है, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं और ये आते हैं और लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च पेपर,